हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी तक आप पढ़ चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआईटी कैसा है, सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के बारे में पढ़ चुके हैं और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के। आज हम लिवर की बात कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं, ये मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मेनली सबसे पहले स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, बाकी बहुत सारी ग्लैंड्स जो जीआईटी की वॉल के अंदर ही, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर ही प्रेजेंट है। उसके अलावा जो दो बड़ी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो लिवर और पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, इंडोक्रीन और एक्सोक्रीन। एक्सोक्रीन कौन सा, जो निकालता है एंजाइम्स, और इंडोक्रीन पोर्शन कौन सा है, जहां से निकलते हैं हार्मोन्स। तो आज हम अब लिवर की भी बात कर लेते हैं। जब लिवर और पैंक्रियाज दोनों की बात हमें क्लियर हो जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने डाइजेशन का प्रोसेस देखा था, फूड का मैस्टिकेशन और चीविंग हो चुका था। अब उसके बाद वो फूड आगे इसोफेगस से बढ़ता हुआ स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का उस पर एक्शन हो चुका था, और वो काइम इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में एंट्री कर चुका था वाया पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक का आखिरी वाला होता है स्फिंक्टर, जहां वो जब खुलता है तो फूड जो काइम होता है वो इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। और वहीं उसी जगह ड्यूडेनम में सप्लाई किसकी आ रही होती है? ड्यूडेनम में सप्लाई होती है पैंक्रियाज की और लिवर की। पैंक्रियाज डक्ट ऑफ विल्सन से अपना सिक्रीशन निकाल रहा होता है, जो आकर के किससे अटैच हो जाता है? कॉमन बाइल डक्ट से। और कॉमन बाइल डक्ट में किसके सिक्रीशन आ रहे होते हैं? लिवर के। लिवर के सिक्रीशन स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में, जिसे पित्त की थैली भी कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर में ये सिक्रीशन लिवर के स्टोर होते हैं। अब थोड़ा सा लिवर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। तो लिवर के पहले देख लेते हैं लिवर का काम क्या है, आखिर लिवर फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, मैं जितनी हाईलाइट पॉइंट आउट करने वाली चीजें होंगी जो आपको याद रखनी, वहां पर मैं फोकस करता जाऊंगा। चाहिए कॉपी रख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, उससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस मैं जहां बता रहा हूं उसको समझते चलिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लिवर की अगर बात करें तो सबसे पहले कि लिवर में क्या होते हैं, बहुत सारे लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, जो किसके बने होते हैं? हिपैटोसाइट्स के, ठीक है। अब हिपैटोसाइट्स का क्या मतलब है? साइट मींस होता है सेल, साइट का मतलब होता है सेल, और हिपैटो मींस लिवर हो गया। तो हिपैटोसाइट्स मतलब क्या हो गया? लिवर के सेल को क्या कह दिया? हिपैटोसाइट्स। और कोई भी ग्लैंड होती ना, चाहे वो स्लेवरी ग्लैंड हो, चाहे वो मेमरी ग्लैंड हो, चाहे वो लिवर हो, उसमें लोब्स होते ही होते हैं। लोब्स का मतलब कुछ और नहीं होता, गुच्छा होता है। तो वो गुच्छों में सेल्स कलेक्ट होते हैं और हिपैटोसाइट्स होते हैं। हिपैटोसाइट्स लिवर का 70 to 80% पोर्शन बनाते हैं, मास लिवर। और लिवर का वेट कितना होता है? अराउंड 1400 ग्राम्स, 1400 ग्राम के आसपास होता है लिवर का वेट। अब लिवर के चारों तरफ भाई लिवर है, इतने सारे सेल्स काम कर रहे हैं, तो ब्लड सप्लाई भी चाहिए। वो कहां से जाएगी ब्लड सप्लाई? उसके लिए इंटरलोब्युलर वेन्स हैं, इंटरलोब्युलर आर्टरीज हैं, बाइल डक्ट की सप्लाई है, हिपैटिक डक्ट की सप्लाई है। तो जो वेन और आर्टरी कौन सी? इंटरलोब्युलर। इंटरलोब्युलर हमने क्यों कहा? क्योंकि मेन चीज जो है ये हिपैटिक वेन जो होती है वो कहां जाती है? वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में ओपन होती है। और हिपैटिक वेन का क्या मतलब है? जितना पोर्टल वेन से सप्लाई आई, इसमें पोर्टल वेन से सप्लाई आती। पोर्टल वेन क्यों कह रहे हैं? ये जो इंटेस्टीन है वहां से जो कुछ भी डाइजेस्ट होके आया, लिवर के भाई मल्टीपर्पज काम है, अभी आप एक एक करके काम देखेंगे। तो केवल ये काम नहीं है कि वो बाइल सिक्रीशन निकालना, उसके अलावा बहुत सारे काम है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी की। तो वो आपको लिवर के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस पता होने चाहिए, और उस पर एक शॉर्ट नोट भी आपका डायरेक्टली आ सकता है। तो जो लिवर इंटेस्टीन में जो भी डाइजेस्ट हुआ वो पोर्टल सर्कुलेशन की हेल्प से, जनरली आप क्या देखते हैं, जनरली आप सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो कैपिलरी से वेन में पहुंचा, वेन से हार्ट में पहुंचा, और हार्ट से वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो गई। बट लिवर की कहानी थोड़ी उल्टी है। यहाँ इंटेस्टीन में जो वेन निकलती है वो सप्लाई दे देती है अपनी, कहाँ? लिवर में। और लिवर में प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वो प्रोसेस होने के बाद लिवर से जाता है कहाँ? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पहुंचा? हार्ट में।
ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेशन चल रहा होता है। तो बहुत ज्यादा याद ना रहे, जितना याद रखिए कि लिवर पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्टेड होता है। किसके, ये शब्द याद रखिएगा, पोर्टल सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्टेड होता है, किससे, इंटेस्टाइन से। और उसके बाद लिवर की सप्लाई कहां जाती है, इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, तो इसमें इंटरलोबुलर आर्टरीज भी होंगी जो हिपैटिक आर्टरी का पार्ट है। फिर उसके अलावा इसमें क्या होगा, इसके अलावा हिपैटिक डक्ट होगी, मतलब हिपैटिक मतलब हिपैट मतलब लिवर होता है, तो लिवर की डक्ट। बाइल कैनालिकुलाई होंगी, कैनल्स ऑफ हेरिंग्स होंगी। सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंपल बात ये है कि भाई ये थोड़ा सा अरेंजमेंट देखते हैं तब आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ क्या था, ये देखिए एक लोबुलर वेन आ रही है, ये एक लोबुलर वेन आ रही है, और ये सप्लाई जा रही दो लोब्स के बीच में। और ये सारे हिपैटोसाइट्स चारों तरफ अरेंज है, और हर हिपैटोसाइट्स के आसपास जो है एक सेंट्रल वेन इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखिए ट्रायड सिस्टम बना हुआ है। इसमें क्या है, एक बाइल कैनालिकुलाई है, और ये देखिए इसको पोर्टल ट्रायड भी कहते हैं। पोर्टल ट्रायड क्या है, इस ट्रायड को थोड़ा सा देखिए, पोर्टल ट्रायड क्या है, बाइल डक्ट है, पोर्टल आर्टेरियोल है और पोर्टल वेन्यूल है। मोटा मोटा समझिए, आर्टरी की सप्लाई, एक वेन की सप्लाई और एक बाइल की सप्लाई। ये तीनों शब्द को थोड़ा याद कैसे रखें, देखिए आर्टरी का काम है न्यूट्रिशन को लाना, वेन का क्या काम है, वहां जब प्रोसेसिंग हो गई तो वापस ले जाना, और जो बचा हुआ हमारा एंजाइम वाला मटेरियल निकला वो बाइल में कलेक्ट हो गया। अब हो गए लिवर के सारे फंक्शन। थोड़े से लिवर के फंक्शन देखते हैं तब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए, एक तो लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शन है, एक लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शन है। दूसरा क्या है, स्टोरेज का। मेटाबॉलिक फंक्शन से क्या मतलब है कि इसमें जो है वो ग्लूकोज का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। यहीं पर ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लाइकोजन कम हो गया तो उसको ग्लूकोज में तोड़ लिया गया। ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है, स्टोरेज का भी काम होता है, स्टोरेज का भी आगे काम होता है। जैसे कि अब मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म किसका हुआ कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और ये सारी चीजें, हार्मोन्स का, सभी का यहाँ पे फंक्शन होता है। अब इसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, एक तरीके से ऐसा काम करता है कि प्रोसेसिंग कर लेता है। प्रोटीन कोई भी ब्रेकडाउन हुई, डाइजेस्टेड आई तो उसको रख लिया गया, अब जहां जरूरत है वहां पर यूज कर लिया गया नई प्रोटीन बनाने के लिए। पुरानी प्रोटीन टूटी तो उसको यूज कर लिया गया, ठीक है, और उसके जो रॉ मटेरियल निकला उससे कुछ नया बना लिया गया। इस तरीके के काम करता रहता है। आपने खाना खाया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल राइस लिया, अब राइस में क्या है, चावल में क्या है, स्टार्च है, स्टार्च अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया, अभी बॉडी में नहीं काम है, तो लिवर क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेगा। अब आपने 12 घंटे तक खाना नहीं खाया, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन चल रहा है, तो लिवर सिंपली क्या, उस ग्लाइकोजन को तोड़ लेगा, किसमें, ग्लूकोज में, और फिर उसके बाद यूज कर लेगा। इस तरीके का जो पूरा एक बैलेंसिंग का सिस्टम बना रहता है वो काम लिवर कर लेता है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा है तो अपने पास स्टोर कर लो, जहां कम पड़ा उसको दे दो, या कोई चीज पुरानी चीजें टूट रही हैं वो फालतू है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालो मत, स्टोर करके रख लो, जरूरत पड़ने पे काम आएगा। जैसे घर में एक स्टोर भी रहता है ना कि कोई चीज कबाड़ निकल रहा है तो उसको भाई रख लो, आगे काम आ सकता है, तो वही वाला काम यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा भाई जैसे मैंने कहा था, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, आयरन, विटामिन ए, B12, डी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको मेनली लिवर में स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद सिंथेटिक फंक्शंस क्या हो गए, जो कहा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज जेनेसिस मतलब ग्लूकोज की जेनेसिस, नियोजेनेसिस करी हमने, मतलब अदर देन ग्लाइकोजन से हमने ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर लिया। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाई, जो ब्लड में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है वो कहां बनती हैं, लिवर में बनती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जितने आप पढ़ते हो, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स पढ़ते हो, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे आप बहुत सारी प्रोटीन होती है जो हार्मोन्स को बाइंड करके रखती हैं ब्लड में, और जैसी नीड होती है वैसा वो हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। वो सारे के सारे काम कहाँ हो रहे हैं, लिवर में हो रहा है। तो लिवर का एक बेसिक हमने काम क्या देखा कि मेटाबॉलिज्म का, दूसरा काम भाई स्टोर है, सब स्टोर कर लेता है। इसके अलावा नई चीजें बनाता भी है, वो कबाड़ में ना जुगाड़ करता रहता है कि जो कुछ आया था स्टोर था, अब देखते हैं उससे क्या बना सकते हैं हम, तो वो चीजें जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो बनती रहती है। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड्स भी जनरेट करता है लिवर। तो लिवर का बहुत ज्यादा वास्ट मेटाबॉलिक काम है।
तो क्लॉटिंग फैक्टर भी देखिए बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इम्यूनिटी में भी लिवर का रोल हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बना रहा है, ये सारे काम लिवर करता है। अब बाइल का भी सिक्रीशन लिवर से हो रहा है, एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस हो रहा है, जितना कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा है वो निकाल रहा है लिवर, उसकी रीप्रोसेसिंग कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस इन सबको भी बहुत सी चीजों को बाइल के थ्रू सिक्रीट किए दे रहा है। क्योंकि होता क्या, बाइल में कोलेस्ट्रॉल निकलता है, वो कोलेस्ट्रॉल यूज नहीं होता है तो रिसाइकल होकर के फिर से आ जाता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। तो मेनली ये चीज याद रखनी, कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन हो रहा है, बाइल पिगमेंट्स कहाँ से बन रहे हैं, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बन रहा है, वो वाली सारी चीजें। इसके अलावा जितनी आप दवाएं लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारी ड्रग्स लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का लिवर काम करता है। अगर लिवर काम ना करे तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ये जो कफर सेल्स की बात हो रही है, ये कफर सेल्स क्या काम करते हैं? तो कफर सेल्स क्या काम करते हैं? कफर सेल्स का मेनली काम होता है कि ये एक तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एडवांस लेवल के मैक्रोफेजेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं लिवर में। तो कोई अगर फॉरेन बॉडी है जिसका डाइजेशन नहीं प्रोसेस है, उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कफर सेल अपना रोल प्ले करते हैं। जरूरत पड़ने पे इंटरल्यूकिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये तरीके की इम्यूनिटी वाली चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, मेटाबॉलिक फंक्शन याद रखना है कि लिवर के ये सारे काम है। आपको स्टोरेज का काम याद रखना है कि भाई अमीनो एसिड्स का भी स्टोर करता है, ग्लूकोज को भी स्टोर कर रहा है, अमीनो एसिड्स को स्टोर कर रहा है, विटामिन को स्टोर कर रहा है, आयरन को स्टोर कर रहा है, ये सारी चीजें। एक्सक्रीटरी फंक्शन, सिक्रीटरी फंक्शन है, सिंथेटिक फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन इम्यूनोग्लोबिन्स बना रहा है, लिवर ही जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स बना रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे काम लिवर के हो गए। प्लाज्मा प्रोटीन्स बना रहा है, सर्कुलेटरी फंक्शन हो गया, कोगुलेशन में हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारे काम लिवर के होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये इतनी क्लियरिटी आपको आई होगी। तो जब भी मेटा शॉर्ट नोट आए फंक्शन ऑफ लिवर लिखने का, तो ये 1 2 3 4 5 ये बस 5 पॉइंट याद रखना और इसी को बढ़ा बढ़ाकर आगे वो चीजें मेंशन कर देना। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। अब स्ट्रक्चर देखना यहाँ पे क्यों जरूरी था, अब समझ में आ जाएगी बात। क्यों भाई? क्योंकि लिवर का काम केवल एक बाइल निकालना तो है नहीं, बाइल तो एक उसका काम है, जो एक पार्ट है उसका काम, तो बाइल तो निकलेगा ही निकलेगा। उसके अलावा जो भाई विटामिन मिनरल और बॉडी में स्टोर कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बनाने के लिए उसको अमीनो एसिड्स भी चाहिए। वो अमीनो एसिड्स कैसे जाएंगी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसके पास पहुंचेंगी, और जब उनकी फंक्शन कर लेगा, प्रोटीन बना लेगा, तो पल्मोनरी इसकी जो इसका क्या कहते हैं, इसकी जो आर्टरी, पोर्टल आर्टरी है, इससे आएगा और पोर्टल वेन से वापस जाएगा। तो इनपुट आउटपुट ब्लड का जब तक नहीं होगा तब तक इन लिवर सेल्स के पास, तब तक ये फंक्शन बेचारे कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है। और बाइल एक सेकेंडरी निकला, बाइल को हमेशा ग्रीन ग्रीन से दिखा देते क्योंकि बाइल का कलर हरा होता है, हमेशा से रहा है। आर्टरी मतलब रेड, वेन मतलब ब्लू, क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो नीले रंग का होता है। इस तरीके से इसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ी सी क्या बात कर लें, बाइल की बात कर लें कि बाइल क्या है। जो बाइल यहाँ पर बना तो बनेगा कहाँ? वही हिपैटोसाइट्स बनाएंगे और बाइल डक्ट से कलेक्ट होगा और फिर उसे अल्टीमेटली कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक है, अब बाइल जो हिपैटिक बाइल होता है ये किससे निकलता है? हिपैटोसाइट से निकलता है। बता चुका हूं मैं आपको, हिपैटोसाइट से निकलता है। उसके बाद बाइल कैनालिकुलाई में पहुंचता है और फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट में पहुंचता है। तो बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि वो वही जो स्ट्रक्चर आप बेसिक देख के आए थे, हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट मतलब लिवर का सेल, और उसमें बना बाइल प्रोड्यूस हुआ, और वो बाइल कैनालिकुलाई से कलेक्ट होते हुए कहां पहुंच गया? कॉमन बाइल डक्ट में या कॉमन हिपैटिक डक्ट में आगे पहुंच गया। ठीक है, अब कॉमन हिपैटिक डक्ट जो होती है वो कॉमन बाइल डक्ट से जंक्शन पे होती है। इस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। देखिए ये क्या हो गया कि कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट से लिंक्ड अप होती है, और गॉल ब्लैडर जो है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर में जो सिक्रीशन आता है ये स्टोर होता है। तो इधर से डक्ट ऑफ विल्सन पैंक्रियास से आई, कॉमन बाइल डक्ट से कनेक्ट हो गई, ये गॉल ब्लैडर की सप्लाई आ गई, और अल्टीमेटली ये जाकर के कहाँ ओपन हो जाते हैं? ये ओपन हो जाते हैं, ये स्पिंस्टर ऑफ ओडी की हेल्प से कहाँ ओपन हो जाते हैं? ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है वही हमारा भाई ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम वो दिख रहा है, और वही सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। यहाँ पे स्टमक लगा था, स्टमक से खाना आया कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से, ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, गॉल ब्लैडर में भरा हुआ बाइल, दोनों आकर के यहाँ निकल गए।
अब बाइल का काम, ये गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, लिवर से जितना बाइल निकला गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रख लेता है। स्टोर करने में इसको थोड़ा कंसंट्रेट भी करता रहता है। फिर उसके बाद जब ये कंसंट्रेट होकर तैयार होता है तो जब आपने खाना खाया उसी समय ये गॉल ब्लैडर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। किसकी हेल्प से? हार्मोन पढ़ चुके हैं, उस हार्मोन का नाम है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। जो कहां से निकला था? वो कोलिसिस्टोकाइनिन निकला था इंटेस्टीन से। जब काइन पहुंचा तो निकला कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ने 2 काम किए, 3 काम किए, बल्कि 2 काम आप पढ़ चुके हैं, तीसरा आज देखिए। पहला काम आपने कहां पे पढ़ा था कि गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को स्लो कर देता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में चीज आप पढ़ चुके हैं। दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन क्या काम करता है? दूसरा काम ये करता है कि पैंक्रियाज में जो एकिनर सेल्स थे वहां से एंजाइम रिच सिक्रीशन निकालता है। और सिक्रेटिन क्या कर रहा था? सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट आयन वाला वाटरी सिक्रीशन निकाल रहा था। और कोलिसिस्टोकाइनिन यहाँ तीसरा काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर का कॉन्स्ट्रक्शन करा करके और वहां से बाइल भी निकलवा रहा है। तो ये 3 काम हो गए। अब बाइल बना किस चीज से होता है? बाइल में है बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या है? बाइल एसिड है और बाइल पिगमेंट है। दिन भर में निकलता कितना है? 500 से ml से 1 लीटर, 1 लीटर तक निकलता है मैक्सिमम, अराउंड 1 लीटर, ऐसे याद रखना सिंपली। ये अराउंड 1 लीटर था। पेंक्रियाज से कितना निकल रहा था? 1.5 लीटर के आसपास। गैस्ट्रिक जूस कितना निकल रहा था? 2.5 लीटर के आसपास। और ऐसा नहीं होता कि 2.5 लीटर निकल के बॉडी से रोज चला जाता है भाई, रीसर्कुलेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस 2.5 लीटर निकाल दिया, वो फिर भाई एब्जॉर्ब हो गया उसका प्रोडक्ट। ये इंटेस्टीन, ये जो 1.5 लीटर पैंक्रियाटिक जूस निकला, ये फिर बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो गया न्यूट्रिशन लेके अपने साथ। तो ऐसा नहीं कि रोज निकाल करके आप बाहर बहा देते हो, सब अंदर रीअब्जॉर्ब सर्कुलेशन की प्रोसेस हो जाती। यह लगभग 1 से 2 लीटर जो होता है वो क्या निकलता है? स्लाइवा निकलता है। वो स्लाइवा पूरे दिन 2 लीटर थूकते थोड़ा रहते हो, वो स्लाइवा फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है ना। आपके मुंह में स्लाइवा आया, आपने फूड खाया, एब्जॉर्ब हो गया, अंदर चला गया, फिर रिसर्कुलेट हो गया। फिर उसके बाद आपने मुंह में लगातार सिक्रीशंस आते रहते हैं। मैं इस समय बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, स्लाइवा रिलीज हो रहा है। अगर स्लाइवा ना निकले तो शायद टंग का ही लुब्रिकेटेड प्रॉपर मूवमेंट ही ना हो पाए। अब स्लाइवा से क्या हुआ? स्लाइवा फिर से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेसेस लगातार हो रहे हैं। अब थोड़ा सा ये बाइल का ये देखने की कोशिश करेंगे कि बाइल किस तरीके से जो है ये कंपोजिशन क्या है। तो ये वही बात थी, देखो हिपैटिक बाइल था, पानी कितना था? 96%, और ये ग्रीन पोर्शन 4% सॉल्यूट था। गॉल ब्लैडर में क्या था? गॉल ब्लैडर में जो बाइल था उसमें 10% सॉल्यूट था। इसका मतलब 4 से 10 कैसे हो गया? इसका मतलब थोड़ा पानी एब्जॉर्ब हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। और देखिए बाइल में जो सॉल्यूट्स होते हैं, मतलब ये जो 10% है, ये किन किन चीजों का बना हुआ? इसमें मेनली बाइल एसिड्स होते हैं 64%। इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब क्या हो गया? अरे भैया भाई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए। और ये थोड़ा सा बिलरूबिन का पिगमेंट हो गया 2%। बिलरूबिन कहां से निकला था? अभी बताऊंगा आगे कहां से निकला था। और कोलेस्ट्रॉल निकल आया थोड़ा सा। तो मेनली याद रखना, बाइल एसिड याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखना, और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड याद रखना। तो यही वो चीजें, बस इस डायग्राम को अगर ड्रॉ कर लो दिमाग में आप, तो आपको 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि बाइल बना किन चीजों से होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल कंसंट्रेट किया जाता है, स्टोर होके कंसंट्रेट होता है। अब बाइल की आखिरकार हमने मोटी मोटी बात कर ली। अब बाइल एसिड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बाइल एसिड्स का क्या हो गया? 2 नाम है, कोलिक एसिड, चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये ड्यूडेनम में पहुंचती हैं। ड्यूडेनम में पहुंचने के बाद 2 मजेदार बातें होती हैं। क्या होता है? ये सेकेंडरी बाइल एसिड्स में कन्वर्ट होता है बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से। इतना नर्सिंग पैरामेडिकल वालों को ना याद रखे, मत याद रखो। इतना याद रखो भाई कि एक बाइल पिगमेंट होता है, एक बाइल एसिड होता है। बहुत मन करे तो बाइल एसिड के नाम याद कर लो, कौन सा? कोलिक एसिड और चिनोडिऑक्सी। ना याद, देखो दोनों में कोलिक एसिड तो है ही है, चिनोडिऑक्सी लगा दो तो कोलिक एसिड, चिनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। उसके बाद क्या बने? नहीं मतलब हमसे। बस इतना याद रखो कि भाई जब इंटेस्टाइन में जाता है तो बैक्टीरियल एक्शन इसके ऊपर होता है। अब इसके काम क्या है? ये इमल्सिफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। और फैट के साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन भी जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हम बचपन से पढ़ते हैं, ये 4 नाम याद कर लो, ADEK, ADEK, बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये याद रखो ADEK, ये 4 फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब फैट का भैया ये एब्जॉर्प्शन करा रहा है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन का थोड़ा एब्जॉर्ब करा लेगा, फैटी सॉल्युबल तो कराएगा। तो फैट का एब्जॉर्प्शन करा रहा है। ADEK 4 हमारी जो है ये क्या हो गई? ये हमारी 4 विटामिन हो गई जो साथ में एब्जॉर्ब हो गई। और
दूसरा काम आपने भी देखा था बाइल एसिड में पुराने वाले डायग्राम में कोलेस्ट्रॉल निकल रहा था, बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन निकल रहा था। तो ये क्या हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, अब बाइल पिगमेंट क्या हो गया, बाइल पिगमेंट बना है तुम्हारा हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट थे, एक पोरफायरिन रिंग थी आपकी जिसमें आयरन फंसा हुआ था, और दूसरा ग्लोबिन पार्ट था। ग्लोबिन तो हो गया प्रोटीन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन हो गया। ये पोरफायरिन रिंग जो हो गई ये टूटती फूटती है, 120 दिन में आरबीसी की लाइफ पूरी हो जाती है। अब वो आरबीसी तोड़ी जाती है, कहाँ तोड़ती है, स्प्लीन में टूटती है, और स्प्लीन में टूटने के बाद बाहर निकलता है हीमोग्लोबिन। अब भाई लगातार हीमोग्लोबिन फेंक तो देंगे नहीं कि जो है वो यूरिन से हीमोग्लोबिन निकाल के फेंक दें या एक्सरीटा से फीकल मैटर से निकल जाए, नहीं भाई, कबाड़ में जुगाड़ करना है जिससे बॉडी को लगातार चीजें लेने की जरूरत ना पड़े। अब 120 दिन आरबीसी सेल खत्म हो गया, हीमोग्लोबिन तो काम का था ना, उसको रख लिया, और वो जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन था उसको तोड़ा फोड़ा, उससे एक प्रोटीन पार्ट अलग किया ग्लोबिन को, और वो अमीनो एसिड्स हम कुछ भी बना लेंगे, उससे जरूरत पड़ेगी ग्लोबिन दोबारा बना लेंगे, या उन्हीं अमीनो एसिड्स को बॉडी को उस समय जो रिक्वायरमेंट होगी वो अमीनो एसिड जोड़ बटोर के बना लेंगे नई प्रोटीन। और ये पोरफायरिन रिंग जब टूटी तो इससे निकला बाइल पिगमेंट। अब देखो ये जो हीम था, हीम में क्या निकला, हीम ऑक्सीजनेज का एक्शन हुआ, और यहाँ पे आयरन आपने अलग कर लिया, बचा हुआ ये बिलिवर्डिन बन गया, अल्टीमेटली ये बिलिरुबिन बनेगा। तो बहुत ज्यादा याद ना रहे तो जो पोरफायरिन रिंग हीम वाला पार्ट था, हीम और ग्लोबिन, बस ये याद रखना। हीम से तुम्हारा क्या बना, हीम से बना अगला पोर्शन जिसे कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, बिलिरुबिन। ये सब कुछ याद ना रहे, मत याद रखो, भूल जाओ। हीम से बना कौन सा, ये बिलिरुबिन बना, ये याद रखना हीमोग्लोबिन से बनता है। बस बहुत याद ना रहे, कोई बात नहीं, जिंदगी में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा याद करने की जरूरत, जितना याद हो जाए। तो जो मोटे मोटे पॉइंट एम्फसाइज कर रहा हूं बस उतना याद रखो, फर्जी का लोड मत लो कि बहुत ज्यादा है, इतना कैसे याद करेंगे, बड़ी दिक्कत हो रही। दिक्कत लेनी ही नहीं है भाई, अभी हम जिंदा हैं। बिलिरुबिन की अब बात करें, बिलिरुबिन में क्या करना है, बिलिरुबिन जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन की तरह, इसका भी कॉन्जुगेशन होता है। मत याद रहे, मत याद रखो, छोड़ दो। तो हमने एक बार मोटा मोटा क्या देखा कि लिवर के क्या काम थे। अब गॉल ब्लैडर के फंक्शन जो है इसमें कुछ नहीं है, उतनी सी ही बात है कि गॉल ब्लैडर में मटेरियल आएगा, आने के बाद सिंपली उसका एक कंसंट्रेशन होगा, और जो एंजाइम हम पढ़ चुके, जो सॉरी हार्मोन पढ़ चुके थे CCK, जिसके 3 काम हमने पढ़ लिए थे, दोबारा नहीं बताऊंगा, रिवाइज करो। तो 3 हार्मोन CCK के जो 3 काम थे, CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, उसने अपना नाम ही में यार कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टो से पता चल रहा है गॉल ब्लैडर की बात, काइनिन मतलब मूवमेंट कराने वाला। तो कोलिसिस्टोकाइनिन के एक्शन की वजह से क्या हुआ, जब फूड पहुंचा काइम, एसिडिक काइम, जैसे ड्यूडेनम एंटर हुआ कोलिसिस्टोकाइनिन निकला और उसने गॉल ब्लैडर को स्क्वीज करवा दिया, और पूरा बाइल जूस आ गया धीरे से बाहर, और डाइजेशन में करने लगा हेल्प। तो यहाँ पे आई थिंक इतनी क्लियरिटी हो गई होगी, और रेगुलेशन कोलिसिस्टोकाइनिन में बता चुका हूँ। बाकी गॉल स्टोन हो जाता है, गॉल स्टोन जनरली कब होता है, जनरली फीमेल्स में ज्यादा होता है, 40 साल के आसपास ज्यादा होता है, और गॉल स्टोन का सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज्यादा होना, क्योंकि जो गॉल स्टोन होते हैं, जो पित्त की थैली में पथरी होती है, वो भाई कैल्शियम की नहीं बनी होती, वो रीनल कैल्कुलाई कैल्शियम की बनी होती, ये कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल वाली जो होती हैं ये एक्सरे में नहीं दिखाई पड़ती हैं, एक्सरे में बेहतरीन देखना है, इसको यूएसजी में देखना है, और रीनल कैल्कुलाई अगर देखना है तो आपको एक्सरे में बहुत अच्छी चमकती हुई दिखाई पड़ेंगी, बहरहाल वो दिख यूएसजी में भी जाती है, अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाती। तो कोलेस्ट्रॉल की ये स्टोन्स होते हैं गॉल स्टोन। अब एक बार क्विक रिवीजन की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हैं और फटाफट इसको समराइज करके खत्म कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो फंक्शन ऑफ लिवर याद रखोगे कि मेटाबॉलिक फंक्शन कौन कौन से थे, कि भाई सब का स्टोरेज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान दे रहा है, अमीनो एसिड्स भी देख रहा है, फैट को भी देख रहा है, फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, बाइल निकाल के इम्यूनोग्लोबिन्स निकाल रहा है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स बना रहा है। तो ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना रहा है, और विटामिन को स्टोर कर रहा है, A, B12, D, ठीक है। फिर उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हो गई। बाइल निकला, बाइल ने किया डाइजेशन में हेल्प, और बाइल में मेनली क्या था, ये कंपोजिशन आपने बाइल का देख लिया, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना इसको कि इसमें क्या क्या चीजें थी। फिर उसके बाद
ये कोलिक एसिड, चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, इससे ज्यादा मत याद रखो। और ये याद करो सेकेंडरी बाइल एसिड कैसे बनते हैं, बैक्टीरियल एक्शन होता है। कहाँ होता है? बैक्टीरियल लीवर में नहीं है, इंटेस्टीन में। वहां जब जाएगा तब सेकेंडरी एक्शन होगा। और बाकी फंक्शंस ऑफ बाइल क्लियर हो गए। बाइल पिगमेंट एक नाम याद रखना, मेनली बिलिरुबिन को याद कर लेना, बिलिरुबिन को। और बिलिरुबिन जो होता है वो किससे बना? हीम पार्ट से बना। बात खत्म हो गई, आयरन अलग जाकर के लिवर में स्टोर हो गया। तो आई होप इतनी क्लियरिटी आपको आ गई होगी। बाकी अब लिवर के बाद आगे हम बात करेंगे, यही बाइल अब इंटेस्टीन में पहुंच चुका है, उधर पैंक्रियाटिक सिक्रीशन भी पहुंच चुका है, फूड ऊपर पाइलोरिक स्पिंचर से काइम भी पहुंच चुका है। अब आगे हम इंटेस्टीन में डाइजेशन को देखेंगे और स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेशन होने के बाद फिर आगे लार्ज इंटेस्टीन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।